ठीक है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन हमें आप 11 से 12 लाइव देख सकते हैं। प्रतिदिन हमें हाँ बिल्कुल सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सभी लाइव आ जाएं। दोस्तों, हम प्रतिदिन यहाँ पर इस समय हिंदी का अध्ययन करते हैं, जो कि रीट, पटवार, हाई कोर्ट सभी के लिए दोस्तों समान रूप से उपयोगी है। हिंदी प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों थोड़ा बहुत उसमें दिया होता है। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में दोस्तों हिंदी है तो दोस्तों यहाँ आपका वह सिलेबस दोस्तों पूरा कराया जाएगा। दोस्तों, अब तक हम दोस्तों चर्चा कर रहे थे हिंदी में। हमने काफ़ी समय से दोस्तों संधि के बारे में दोस्तों लगातार चर्चा करते रहे थे, और आज दोस्तों हम एक नए विषय के रूप में नए टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों। और दोस्तों, आज हम संधि के बाद में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो विषय है दोस्तों वो है समास। आज दोस्तों हम समास के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल विश्लेषित रूप करके, बिल्कुल संपूर्ण कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्तों। हमारा इस चैनल की खासियत दोस्तों यही है कि हम अपने जिस भी विषय को दोस्तों पढ़ाते हैं इस चैनल पर दोस्तों, वह पूर्ण रूप से उसे पढ़ाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है करते हैं दोस्तों, उसमें से कुछ भी आपको बकाया नहीं रह जाए। साथ के साथ में दोस्तों हम लगातार महत्वपूर्ण उदाहरणों का दोस्तों अभ्यास भी इस क्लास में दोस्तों कराते हैं। हमारी क्लास प्रतिदिन दोस्तों 11 से 12 लाइव होती है हिंदी के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आप जुड़ जाएँ बिल्कुल। साथ के साथ में क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी खबर पहुँच जाए कि हमारी क्लास दोस्तों लाइव हो चुकी है। दोस्तों, समास को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, समास क्या है। बिल्कुल पूजा जी, शिव सिंह जी, हरिप्रसाद जी, अन्य सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी का स्वागत। दोस्तों, ये समास है दो शब्दों से मिलकर बना है। समधन आस। दोस्तों, आपको दो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये समास का विग्रह दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है। दोस्तों, हम जब भी विषय पढ़ते हैं उसकी व्युत्पत्ति के बारे में दोस्तों हम जरूर जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सम का अर्थ होता है समान या समीप, और दोस्तों आसानी होता है बैठना। आसानी क्या होता है दोस्तों? बैठना, अर्थात क्या? समीप बैठना। किसका समीप बैठना, ये अभी हमें पता नहीं है कि किसको किसके पास में बैठा रहे हैं। इसकी जानकारी हम करेंगे। अभी तो हम केवल शाब्दिक अर्थ से इसकी चर्चा कर रहे हैं। शाब्दिक अर्थ देखा जाए दोस्तों, इसका अर्थ हो गया क्या? समीप बैठना। अब किसका समीप बैठना, अर्थात मित्रों दो जब पद आपस में मिल जाएं, अर्थात दोनों के बीच में विभक्ति, कारक चिन्हों, अव्यय, योजक चिन्हों आदि का क्या हो जाए दोस्तों? लोप हो जाए। तो दोस्तों ऐसी जब स्थिति बनती है उस स्थिति को दोस्तों क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ये तो दोस्तों हमने देखा था इसका प्राय अर्थ। दोस्तों, इस समास का अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो दोस्तों समास का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों विग्रह। क्या होता है दोस्तों? समास का विलोम शब्द होता है दोस्तों विग्रह। और विग्रह का मतलब दोस्तों होता है अलग अलग होना। जहाँ समास किसकी बात करता है? समीप या पास पास बैठने की बात करता है दोस्तों, वहीं पर जो विग्रह है दोस्तों वह अलग होने की बात कहता है। इसलिए दोस्तों
समास के विग्रह के रूप, समास के विलोम के रूप में हम किसे जानते हैं, विग्रह को। तो दोस्तों हम यहाँ से इसका विलोम शब्द भी बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि ये समास है, ये क्या है, किसे समास कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समास की अगर मैं छोटी सी परिभाषा, साधारण सी परिभाषा में लिखूं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, दो पदों के मध्य से, दो पदों के मध्य से जब दोस्तों कारक चिन्हों, विभक्तियों, कारक चिन्हों, विभक्तियों, अव्ययों व योजक चिन्हों को हटाकर, योजक चिन्हों को हटाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाता है, उन्हें पास पास लिख दिया जाता है। समास कहलाता है। दोस्तों एक परिभाषा लिखी है, इसमें सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल रहा है समास। समास की हमने व्युत्पत्ति देखी, उसका अर्थ देखा, उसके विलोम शब्द के बारे में दोस्तों हमने चर्चा की। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि समास कहते किसे हैं, क्या होता है समास। देखिए दोस्तों, समास में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सबसे पहले दो किसका होना आवश्यक है, दो पदों का होना आवश्यक है। समास में दो पदों का होना आवश्यक है, अर्थात जो सार्थक जो शब्द होते हैं दोस्तों उनका होना, अर्थात जो पद कहलाते हैं उनका होना आवश्यक है। अब दोस्तों ये जो पद हैं इनके मध्य में दोस्तों क्या क्या, इनके मध्य में जो भी कारक चिन्ह आते हैं, जो भी विभक्ति आती है, अव्यय आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं, इन सबको इनके बीच में से दोस्तों क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो दोस्तों ऐसी जो स्थिति बनती है, अर्थात दोनों पदों को कैसे लिख दिया, दोस्तों पास पास लिख दिया जाता है, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। बात समझने का प्रयास करना। बिल्कुल पूजा राजपूत जी, दोस्तों भी लिखना है क्या? दोस्तों नहीं लिखना। दोस्तों कहाँ लिख रहा है इसमें, दोस्तों तो केवल बोला है, दोस्तों लिखना नहीं है। हाँ दोस्तों ये अपने ये हालांकि वैसे सही नहीं लगता, लेकिन दोस्तों ये YouTube का प्रचलन है कि जब ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है तो इस तरह से संबोधित किया जाता है, दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन दोस्तों हम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको दोस्तों मित्रों कह देते हैं। हालांकि आप कोई दोस्त मित्र हो भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग विद्यार्थी हमारे साथ में हैं, लेकिन फिर भी यह कहना पड़ता है। लिख रखा है क्या लिख रखा है? अच्छा लिख रखा है, ये वेरी गुड लिख भी दिया है दोस्तों, देख लिए। दो पदों के मध्य जब, दोस्तों नहीं लिखना है मित्रों, बिल्कुल सही कह रही है हरिप्रसाद जी शर्मा, लिख ही दिया है मैंने, दोस्तों नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ये तो बहुत बढ़िया कार्य हो चुका है आज कि लिखते लिखते हमने, वो बोलते बोलते लिख भी दिया उसको। दो पदों के मध्य से जब कारक चिन्हों, विभक्तियों, अव्यय और योजक चिन्हों को क्या कर दिया जाता है, हटाकर उनको क्या लिख दिया जाता है, उसको पास पास लिख दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों नहीं लिखना है, ठीक है। हटाकर दोस्तों क्या कर दिया जाता है, पास पास लिख दिया जाता है दोस्तों, से क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बिल्कुल। चलो मित्रों, दोस्तों की जगह मित्रों शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ दोस्त मैंने बना दिया है, ये दोस्त है अपन सभी का, ये देखिए बहुत बढ़िया दोस्त सामने आप सभी को दिखाई दे रहा है, शानदार तरीके से सभी इसको दोस्त बना लीजिए। तो ये इसको अगर दोस्त बना लोगे दोस्तों, तो आपको जब भी ये याद आएगा, दोस्त शब्द आप देखोगे दोस्तों, आपको समास की परिभाषा याद आएगी, समास की परिभाषा दोस्तों आपको याद आएगी दोस्तों। तो ये हमारी क्लास का, तो आज का जो
नया मोटिव निकला है दोस्तों दोस्त का, तो आप इसे बिल्कुल शानदार तरीके से अंकित करें। लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, जिन्होंने लिख लिया है ना उसको हटा लेना है। हाँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ये दोस्तों नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, आगे मित्रों चर्चा करते हैं हम। चर्चा कर ली हमने परिभाषा की, इसकी व्युत्पत्ति किस तरह से ये बना है। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों आगे की। समास हमारा दोस्तों चल ही रहा है, समास तो लिख ही देते हैं अपन। दोस्तों समास का अगर हम संक्षिप्त अर्थ देखें, समास, तो दोस्तों समास का अर्थ ही क्या होता है, संक्षिप्त करना। क्या करना दोस्तों, संक्षिप्त करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कहते भी हैं संक्षिप्तीकरणमेव समास है, अर्थात संक्षिप्त करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कैसे संक्षिप्त करता है ये भी हम जान लें दोस्तों। जैसे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ क्या मित्रों, बड़ा। इतना बड़ा मैंने नाम लिखा है दोस्तों, कुछ के मुंह में पानी भी आ चुका होगा। दही को, जैसे ही दही का नाम लिया है मैंने उसको डुबो दिया है, किसमें, बड़े को किसमें डुबो दिया दोस्तों, दही में मैंने डुबो दिया है। तो दोस्तों इसको अपन शॉर्ट में लिखें दोस्तों, क्या लिख देते हैं दोस्तों, दही बड़ा। अपन इसको लिख देते हैं मित्रों, क्या लिखते हैं दोस्तों, दही बड़ा। दोस्तों मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको समास को संक्षिप्त करना क्यों कहते हैं, अर्थात संक्षिप्त का मन्ना करना इसका अर्थ होता है दोस्तों। तो कैसे होता है दोस्तों, देखिए मित्रों, ये मैंने इतना बड़ा लाइन लिख दी है दोस्तों, मैंने दही में डूबा हुआ बड़ा, अर्थात इसको दोस्तों मैंने केवल छोटे से उसमें लिख दिया है, शब्द में, एक ही शब्द में लिख दिया है मैंने, इतने सारे शब्दों को मिलाकर एक ही शब्द बना दिया मैंने, दही बड़ा। अर्थात दोस्तों इतने बड़े इस शब्द का, वाक्य का दोस्तों मैंने क्या बनाया, एक छोटा सा बना दिया था। इसका कैसे रूप कर दिया दोस्तों, मैंने संक्षिप्त रूप कर दिया है। तो यही दोस्तों इसका अर्थ ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि समास में संक्षिप्त रूप तो कैसे होता है। इस तरह से दोस्तों मैंने इतने बड़े शब्द का, इतने बड़े वाक्य का दोस्तों क्या कर दिया है, छोटा सा एक ही शब्द में इसको पिरो दिया है। यही दोस्तों क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसमें कौन सा समास है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो आपको समझना है कि संक्षिप्त रूप इसे क्यों कहते हैं, किस तरह से संक्षिप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या, संक्षिप्त करना। दोस्तों इसमें दो चीज़ों का प्रयोग होता है, एक तो समास विग्रह, एक तो क्या होता है दोस्तों समास विग्रह, और एक होता है दोस्तों समस्त पद। ये दो हमारे काम आएंगे दोस्तों, ये दोनों ही हमारे दोस्तों बहुत काम आने वाले हैं कि समास विग्रह क्या है और समस्त पद क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम जो हमारा जो सामासिक पद है उसके कारक चिन्ह, विभक्तियों, अव्ययों, योजक चिन्हों, इन सभियों को दोस्तों जोड़ के लिख दिया जाता है, उन सभी को दोस्तों जोड़कर लिख दिया जाता है, वो तो क्या कहलाता है दोस्तों, समास विग्रह। क्या कहलाता है दोस्तों, समास विग्रह। जैसे मैंने अभी लिखा दही में डूबा हुआ बड़ा, तो वो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। लेकिन मैं अगर लिखूं उसको क्या, दही बड़ा, तो दोस्तों उसका कैसा पद बन जाएगा, वो समस्त पद बन जाएगा। अर्थात जब क्या सामासिक प्रक्रिया द्वारा, इसको अगर लिखना चाहें आप शॉर्ट में तो लिख सकते हो, सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पद समस्त पद कहलाता है। अगर आप इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। सामासिक, सॉरी ये परिभाषा तो पद में आएगी, इसको इधर लिख लो, ऐसे लिख लो इसको। ये तो इसकी है ना, सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया जो समस्त पद क्या कहलाता है, ये परिभाषा इसकी है। इधर इसको लिख लेना ही हो, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको एरो बना लेना है। थोड़ा सा इधर लिख दिया मैंने, समस्त पद को ऊपर नीचे कर दिया, ये इस तरह से। ये समस्त पद की परिभाषा है कि जब सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया जो पद होता है समस्त पद कहलाता है। अर्थात जब योजक, चिन्ह, कारक, व्यक्ति, अव्यय सबको एक साथ जोड़कर लिख दिया जाता है,
वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों जो प्रक्रिया बनती है वो दोस्तों किसकी बनती है, समस्त पद की बनती है। अब दोस्तों अगला जो क्या है समास विग्रह, क्या है दोस्तों, समास विग्रह। अब इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा दोस्तों। जब अपन ने इसमें से जो भी चीज लुप्त की है दोस्तों वो इसमें लिख देनी है, अर्थात समस्त पद में लुप्त की गई विभक्तियों, योजक चिन्हों, आदि को पुनः लिख दिया जाता है, पुनः लिख दिया जाता है, समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। समझने का प्रयास करना। जय श्री राम भवानी जी, बिल्कुल स्वागत है भवानी जी का। समस्त पद और समास विग्रह क्या है दोस्तों, ये समझ लें पहले, क्योंकि हमारा इनसे ही वास्ता पढ़ने वाला है। आगे जब हम चर्चा करेंगे समासों की, किस तरह से समास विग्रह होता है, समस्त पद कैसे बनते हैं, तो दोस्तों हमारे यही काम आने वाले हैं। कैसे दोस्तों, ये हमने देखा पहला दोस्तों हमारी शब्दावली दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। समस्त पद क्या होता है, अर्थात समस्त पद क्या होता है, सामासिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पद। अर्थात सामासिक प्रक्रिया द्वारा क्या, जब समास का निर्माण करते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कारक चिन्ह विभक्तियां इनका सबको क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जब लोप करने के बाद जो स्थिति बनती है दोस्तों, किसकी बनती है, समस्त पद की बनती है। हाँ, और जब समास विग्रह होता है, जब दोस्तों यहाँ पर जिन चिन्हों का अपन ने लोप किया है, जो सामासिक प्रक्रिया दोस्तों अपन ने यहाँ अपनाई है, जब इन लुप्त हुए चिन्हों को वापस पुनः लिख दिया जाता है दोस्तों, वह जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। बिल्कुल भवानी जी प्रसन्न ही हैं, सभी की सभी हमारी क्लास में जो भी हैं बिल्कुल ऐसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब दोस्तों आगे की हम चर्चा करते हैं। आगे क्या है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, तो आगे की चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सबसे अहम मुद्दे की, समास के भेदों की, जिसमें कन्फ्यूजन रहता है समास के सर भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। इस तरह से हम समास के भेद पढ़ेंगे, बिल्कुल विश्लेषित तरीके से, किस तरह से कितने भेद होते हैं, उन सारी भेदों की दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। लगातार आप जुड़ते रहें दोस्तों, क्लास को लाइक करते रहें। समास के दोस्तों भेदों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं भेदों की चर्चा करूं दोस्तों, तो मैं सबसे पहले किसके आधार पर करूंगा दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, समास के भेदों की। और उसमें पहला भेद आपको बता रहा हूँ पदों की प्रधानता के आधार पर। दोस्तों प्राय आपको अच्छी किताबों में इस तरह के भेद मिल पाएंगे, आपकी सामान्य किताबों में इस तरह के भेद नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों आज जिस तरह से हम पढ़ने वाले हैं आपके सारे भेद क्लियर होने वाले हैं। भेद ही नहीं दोस्तों, यहाँ अगर इन भेदों को समझ जाओगे तो पूरे समास आपके समझ में आ जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, पदों की प्रधानता के आधार पर पदों के भेद, जो समास के भेद होते हैं जो दोस्तों कितने होते हैं, 4। मैं एक एक की दोस्तों चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों पहला मैं करता हूँ प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद प्रधान समास। साथ के साथ में दोस्तों आप लिखते जरूर रहें, बिल्कुल साथ के साथ में आप सभी लिखते रहें। दूसरा द्वितीय पद प्रधान समास। तीसरा जो भेद है दोस्तों उभय पद प्रधान समास। उभय पद प्रधान
समास। और चौथा दोस्तों उभय पद अप्रधान समास। उभय पद अप्रधान समास। दोस्तों 4 मैंने आपको भेद लिख दिए हैं, किसके, समास के भेद दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और उसमें पहले नंबर पर हम भेद पढ़ रहे हैं दोस्तों, कौन सा, पदों की प्रधानता के आधार पर, अर्थात पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों। पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया, कौन सा, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, उभय का मतलब दोनों पद प्रधान। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ प्रधान है, यहाँ क्या है, अप्रधान है। अर्थात जब दोनों पद प्रधान हो तो, और जब दोनों पद प्रधान नहीं हो तो, इस तरह से। अब दोस्तों इनमें दोस्तों क्या क्या स्थिति बनती है। प्रथम पद जो प्रधान होता है दोस्तों, वह समास कौन सा होता है, आप सभी जानते हैं, अव्ययीभाव समास। कौन समास होता है दोस्तों, अव्ययीभाव समास। दोस्तों बहुत लॉजिकल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल तरीके से दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। दूसरा दोस्तों अगर मैं चर्चा करूं दूसरे भेद की, तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा, दूसरा पद जो किसमें प्रधान होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, कर्णधारय समास और द्विगु समास। ये 2 भेद होते हैं दोस्तों किसके, तत्पुरुष समास के। ये 2 भेद दोस्तों किसके होते हैं, इसके होते हैं। अब दोस्तों उभय पद प्रधान, अर्थात जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा मित्रों, द्वंद्व समास। अब इसमें ध्यान रखना है, ये प्रधान और ये कैसा है, अप्रधान। और अप्रधान जिसमें होते हैं दोस्तों, वह होता है बहुव्रीहि समास। दोस्तों ये हमने किसके आधार पर देखे हैं। अभी दोस्तों टेंशन कतई नहीं करनी है, एक एक समास के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, सारे नियम कानूनों की चर्चा करने वाले हैं। अभी तो मैं आपको भेदों से संबंधित बात बता रहा हूँ कि भेद किस तरह से बनते हैं, समासों के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि समास के भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों कितने भेद बताने हैं दोस्तों, 4। और ये चारों भेद दोस्तों आपको मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से लिख दिए हैं। प्रथम पद प्रधान, अर्थात अव्ययीभाव जो समास होता है दोस्तों, उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। बिल्कुल याद रख लेना है दोस्तों, याद है सारे के सारे समास, सारे के सारे समास दोस्तों यहीं याद हो जाएंगे क्लास में। समास आपको आज तक बहुत कठिन विषय लगा दोस्तों, अब नहीं लगने वाला है अपनी क्लास में, हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आपको शानदार तरीके से बताया जाएगा। प्रथम पद प्रधान दोस्तों अव्ययीभाव समास होता है। आप सभी जानते हो द्वितीय पद प्रधान, अर्थात जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के दोस्तों 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आगे देखिए दोस्तों, उभय पद प्रधान, अर्थात जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद भी प्रधान हो और द्वितीय पद भी प्रधान हो। जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं दोस्तों, वहाँ कौन समास होता है, द्वंद्व समास दोस्तों वहाँ होता है। और तीसरे चौथे की चर्चा कर लेते हैं, उभय पद प्रधान, अर्थात जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ऐसा समास दोस्तों बहुव्रीहि। इसमें तीसरा अन्य अर्थी प्रधान होता है। आप सभी सामान्य रूप से इन चीज़ों को जानते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ कंप्लीट, यहाँ तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की मैं चर्चा आपसे करने वाला हूँ। दोस्तों केवल भेदों की चर्चा होने वाली है। भेद अगर समझ में आ जाएंगे दोस्तों, हमें आगे समस्या नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों अभी तो केवल हमने पढ़ा है किसके आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर दोस्तों भेद पढ़े हैं। अब दोस्तों अब पढ़ेंगे मूल रूप में समास के भेद। मूल रूप में समास के भेद, मूल रूप से समास के भेद कितने होते हैं, मूल रूप से समास के भेदों की चर्चा दोस्तों हम करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, मूल रूप से समासों के अगर भेद की चर्चा करें तो मूल रूप से समास के भेद दोस्तों कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं मित्रों, 5 समास के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला समास केवल समास, नाम ही नहीं सुना होगा आपने केवल समास का। दूसरे समास की चर्चा करें दोस्तों, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तीसरा दोस्तों तत्पुरुष समास,
और तत्पुरुष समास को आपने अभी विश्लेषित रूप से पढ़ा है दोस्तों। तत्पुरुष समास को दोस्तों आपको पता है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो दोस्तों समानाधिकरण और एक दोस्तों व्याधिकरण। दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है, कोई समस्या आपको नहीं आ रही है, बिल्कुल आप देखते रहें। 2 तरह से बांट दिया है दोस्तों, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और दोस्तों ये जो समानाधिकरण है इसको भी 2 भागों में बांट दिया है दोस्तों, कर्मधारय समास और कौन सा समास, द्विगु समास। दोस्तों ऐसा अगर आपको विश्लेषण कहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर विश्लेषण से संबंधित कभी कोई आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, कैसे भी किसी भी तरह से घुमाकर प्रश्न पूछ ले दोस्तों, आपको इस तरह से बताए जा रहे हैं सारे की सारी का आपको कभी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों अब व्याधिकरण होता है। अब व्याधिकरण के दोस्तों 6 होते हैं। व्याधिकरण के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 6। आप सभी जानते हो 6 के बारे में दोस्तों, आप सभी जानते हो। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा कर्मधारय तत्पुरुष, पढ़ा होगा निश्चित रूप से। दूसरा आपने पढ़ा होगा करण तत्पुरुष। जिसने समास पहले थोड़े बहुत ही देखे हैं तो आपको ये भेद जरूर मिले होंगे। तीसरा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और दोस्तों चौथा भेद आपने पढ़ा होगा अपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। और दोस्तों 5वां भेद आपने पढ़ लिया होगा संबंध तत्पुरुष। और लास्ट में दोस्तों एक और बचता है, कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से दोस्तों विभाजन मैं आपको बता रहा हूँ। मूल रूप से विभाजन इस तरह से होता है। किसका? समासों का जो विभाजन होता है दोस्तों, मूल रूप से इस तरह से विभाजन चर्चा की जाती है दोस्तों। क्या करा है मैंने अभी आपको बताया है। अभी तो दोस्तों हम 3 की चर्चा की है दोस्तों, अभी तो हमने 2 की चर्चा और करनी है दोस्तों। चौथा दोस्तों कौन सा होता है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है दोस्तों? द्वंद्व समास। और दोस्तों अंतिम जानते हो आप बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इस तरह से दोस्तों ये भेद कितने हो गए? 5 भेद हो चुके हैं। पहला कौन सा दोस्तों? केवल समास। दूसरा अव्ययभाव समास। तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा द्वंद्व समास। और 5वां बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। फिर समानाधिकरण को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया है, अर्थात जिसमें विभक्तियाँ समान रहती है, जिसमें विभक्तियाँ समान रहती है उसे समानाधिकरण, और जिसमें विभक्तियाँ अलग अलग रहती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्याधिकरण कहते हैं। तो दोस्तों समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु समास को रखा गया है, और व्याधिकरण में आप जानते हो विभक्तियों के आधार पर इनके 6 भेद कर दिए गए हैं। कर्मधारय तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं, संप्रदान को इसको चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं, अपदान को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं, और इसको संबंध को षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। और ये है जो अधिकरण तत्पुरुष, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे सप्तमी तत्पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है। ये दोस्तों विभाजन हमने देखा है किसके आधार पर? मूल रूप से समास के भेद अगर पूछे जाएँ तो मूल रूप से समास के भेद इस तरह से होते हैं, जो आपके समक्ष बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों क्लास आपकी ये रहनी नहीं चाहिए, अगर किसी को भी समस्या इस क्लास के बाद में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि समास में भेदों से कैसे प्रश्न पूछ ले जाए। अब दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है मूल रूप से समास के भेद होते हैं दोस्तों, हमारा आंसर आएगा ये। मूल रूप से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, हमारा आंसर ये आएगा ये। मूल रूप से समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, हमारा आंसर ये आएगा। मूल रूप से व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद क्या होते हैं, हमारा आंसर ये आना चाहिए। कैसे भी किसी भी तरह से पूछ लिया जाए दोस्तों, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इस तरह से मैंने आपको समासों के उदाहरण दोस्तों बताने का प्रयास किया है। हाँ, आगे दोस्तों और एक और इसका भेद है जिसकी और चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। ये मैंने आपको एक बार साफ कर देता हूँ पुनः, और जो हमारा लास्ट है उसकी और चर्चा कर लेता हूँ मैं दोस्तों। वर्तमान हिंदी में समास के भेद। वर्तमान हिंदी में समास के भेद। वर्तमान हिंदी में किसके भेद दोस्तों? समास के भेद। अगला जो चरण है दोस्तों हमारा कौन सा भेद आ गया? तीसरे नंबर का चरण आ चुका है, और ये कहता है कि वर्तमान हिंदी में समास के जो भेद होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप पढ़ते आए हो खूब, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
6 भेद वर्तमान हिंदी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला, क्रम से लिखते जा रहा हूँ दोस्तों, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा मित्रों, आप सभी जानते हो कौन सा अभी पढ़ा है हमने, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा मित्रों, द्विगु समास। चौथा मित्रों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास। समास और अंतिम है दोस्तों तत्पुरुष ये दोस्तों 6 भेद होते हैं। इन 6 को एक बार शानदार तरीके से आप देख लें। आपको एक ही लाइन में मैं सारी चीज़ें आपको याद कराने वाला हूं दोस्तों। अभी देखिए, बिल्कुल एक बार जल्दी बताइए आपको जो भेद हैं जो आसानी से समझ में आ रहे हैं या नहीं। एक बार थम्स अप करके बताएं, भेद आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं या नहीं। एक बार जल्दी से बताएं तुरंत, ताकि आगे की चर्चा करने वाला हूं मैं। दोस्तों समास के भेद मैंने आपको बता दिए 3 तरह से, पदों के आधार पर बता दिया, मूल रूप से बता दिया। वर्तमान हिंदी में समास के भेद कितने होते हैं वो भी मैंने आपसे चर्चा कर दी है। 6 भेद मैंने आपके दोस्तों सामने लिख रखे हैं। एक बार शीघ्रता करें, एक बार बताएं कि आगे हम चल सकते हैं। यहाँ तक की बात हमारे समझ में आ चुकी है किस तरह से भेदों की चर्चा हम कर रहे हैं। बिल्कुल पांचाल जी, हरिप्रसाद जी, बहुत बढ़िया। सबके अंगूठे बहुत मजबूत हैं, बहुत बढ़िया अंगूठा दिखा रहे हैं आप। बिल्कुल देखिए, तो अब दोस्तों मैं आपको केवल सामान्य रूप से मूल चीज़ बताना चाह रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से मूल रूप से चर्चा करने चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, ताकि आपको एक पिक्चर थोड़ी सी बन जाए किसमें, माइंड में, कि हम समास में आगे क्या कैसे पढ़ने वाले हैं। ये आपको बता दूं कि कौन समास में क्या मेन चीज़ है दोस्तों। ये जो अव्ययी भाव समास है अभी हमने देखा है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों प्रथम प्रधान होता है। कौन सा पद दोस्तों? प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और बाद में दोस्तों क्या आती है? इसमें संज्ञा आती है। बाद में क्या आती है मित्रों? संज्ञा आती है। बस एक ही लाइन में आपको इतना सा याद रखना है। आपको सोच लीजिए 90% आपको समास इस लाइन से क्लियर हो जाएंगे। बाकी छोटे मोटे और जो नियम बचेंगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग एक एक की चर्चा बाद में हम करेंगे विश्लेषण रूप से। आज केवल मैं आपको सामान्य चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। कर्मधारय समास होता है। इसमें आप सभी जानते हो क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का भाव होता है दोस्तों। विशेषण विशेष्य का भाव होता है। विशेषण विशेष्य का भाव, ये चीज़ उनके लिए है कि जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि बताइए कर्मधारय समास में क्या होता है, आप कह दिए विशेषण विशेष्य का भाव होता है। बताइए अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञावाची होता है। तो दोस्तों ऐसा आपको एक लाइन में उत्तर दे देना है। इस लाइन को अगर इन चीज़ों का आप ढंग से देखोगे तो आपकी एक लाइन में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और बहुत ज़्यादा पिक्चर आपकी समास के बारे में दोस्तों क्लियर रहेगी। आगे हम जब पढ़ेंगे दोस्तों, बस आगे कुछ नहीं है, इनके बारे में आपको सामान्य एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ जो इनकी मूल चीज़ होती है दोस्तों। देखिए वो समास में आप जानते हो दोस्तों आपके होता है सबसे पहले संख्यावाची। संख्यावाची शब्द आता है दोस्तों कहाँ पर? पहले। सभी जानते हैं द्विगु समास में खूब संख्या आती है। पहले संख्याओं की चर्चा की जाती है और उसके बाद में किसकी चर्चा की जाती है? खूब संख्या शब्द कह दो या विशेषण कह दो, एक ही बात है। उसके बाद में क्या है दोस्तों? संज्ञा आती है। उसके बाद में क्या आती है? संज्ञा आती है। पहले दोस्तों निश्चित रूप से क्या आएगी? जब भी द्विगु समास की हम चर्चा करेंगे पहले क्या आएगी दोस्तों? संख्या आएगी और उसके बाद में क्या आएगा? ये आएगा। द्वंद्व समास में कुछ नहीं होगा दोस्तों, विलोम शब्द आएंगे। द्वंद्व समास में क्या आते हैं दोस्तों? आप सभी को पता है विलोम शब्द। जैसे माता लिख दिया तो पिता हो गया, ऐसे भाई लिख दिया तो बहन हो गया। विलोम शब्द आते हैं दोस्तों, आपको पता है इसमें विलोम शब्द आते हैं। और जो बीच की गिनती है दोस्तों वो भी आ जाती है, मध्य की गिनती। अभी आप लिख लीजिए, बस आपको समझना है क्या है आना है इनमें मोटे मोटे रूप से। एक एक लाइन में आपको 6 लाइन में आपके 6 समास कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों मैं आपको।
6 लाइन में 6 समास आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अब इसमें विलोम शब्द आ गए दोस्तों, इसमें क्या आएंगे आपको पता है, इसमें पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आएंगे। जैसे मोटा है या बड़ा है, उधर जिसका लंबा है, उधर जिसका लंबोदर उसको कहते हैं दोस्तों, पर्यायवाची है। लंबोदर कौन है, गणेश जी है, तो गणेश जी का पर्यायवाची यहाँ आ जाएगा। ऐसे पीले वस्त्र हैं जिसके कौन, विष्णु। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की जाती है, किसमें, बहुब्रीहि समास में हमेशा पर्यायवाचों की चर्चा की जाती है। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा है इसमें कौन से पद प्रधान होते हैं बहुब्रीहि में, कोई से भी दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये चर्चा हम करते आ रहे हैं दोस्तों, दोनों पद कैसे होते हैं, इसमें अप्रधान होते हैं। और लास्ट बचा है दोस्तों कौन सा, तत्पुरुष समास। और इसमें दोस्तों क्या होता है, दिख रहा है क्या आपको, द्वितीय पद प्रधान होता है दोस्तों, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान। तत्पुरुष समास आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ, तत्पुरुष समास में आपको नीचे लिख लेना है द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। तत्पुरुष समास में लिखना है द्वितीय पद प्रधान। बात समझ में आ रही है क्या, एक बार जल्दी बताएं। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सभी को अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही है। तत्पुरुष समास आपको नीचे बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है, तत्पुरुष समास में बोल के बता रहा हूँ। तत्पुरुष समास के सामने लिख लेना है द्वितीय पद प्रधान, और दोनों के बीच में उनका लोप हो जाता है। देखिए एक बार पुनः बताता हूँ दोस्तों, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास देखने का प्रयास करना। अव्ययभाव समास में क्या होता है दोस्तों, अव्ययभाव समास में प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, अर्थात पहला पद क्या होता है दोस्तों, अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद दोस्तों क्या आएगा, संज्ञा। ये हम शॉर्ट रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपके केवल माइंड में चित्र बनाने के लिए, संप्रत्यय निर्धारित करने के लिए आपके लिए बता रहे हैं शॉर्ट में। बाकी विश्लेषित रूप से हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, अव्यय समास में क्या होता है, किस तरह से उदाहरण आते हैं, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों पहले विशेषण विशेष का भाव हो सकता है पहले विशेषण आ जाए, पहले विशेष आ जाए, कोई क्रम निर्धारित नहीं, किसी तरह से इनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन हमेशा होगा क्या, विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का भाव इसमें होगा। द्विगु समास में दोस्तों क्या होगा, पहले संख्या आएगी, निश्चित है। द्विगु समास में पहले क्या आएगी, संख्या ही आएगी, ये निश्चित है दोस्तों, विशेषण प्लस संज्ञा आएगी। दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, विलोम शब्द पूछा जाएगा। आप सभी जानते हो बीच में योजक चिन्ह आता है, बीच में और आता है, वो सारे उदाहरण दोस्तों किससे संबंधित होते हैं, द्वंद्व समास से संबंधित होते हैं। अर्थात जिसमें विलोम शब्द आए वहाँ दोस्तों कौन संज्ञा वो समास होने की संभावना होती है, द्वंद्व समास होने की संभावना होती है। अगला दोस्तों कौन सा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, पहले आता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द आते हैं। जैसे गणेश है, गणेश के लिए शब्द यूज होता है लंबोदर। जैसे विष्णु है, विष्णु के लिए आ जाता है पीताम्बर, है ना। जैसे सडानन, कार्तिक के लिए क्या आ जाता है। ऐसे दोस्तों पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है किसमें, बहुव्रीहि समास में। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद उसमें प्रधान होता है, अर्थात द्वितीय पद के अनुसार ही जो उसमें जो बनता है वो पद समास पद उसके अनुसार ही बनता है। दोस्तों ये एक सामान्य थीम मैंने आपको बताई समास के बारे में, कि समास में एक एक समास के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से समास में होता क्या है ये थीम दोस्तों हमने जानने के प्रयास किया है एक छोटे से इसके माध्यम से। साथ ही साथ में हमने विशेष रूप से आज की क्लास में सीखा क्या है कि समास के भेद कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाए पदों की प्रधानता के आधार पर, पूछ लिया जाए मूल रूप से, पूछ लिया जाए वर्तमान हिंदी में कितने प्रचलित हैं। ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, आप आसानी से जवाब दे सकते हो समासों से भेद से संबंधित। और एक एक की चर्चा हम कल करेंगे दोस्तों विस्तृत रूप से। एक बार जल्दी बताएं, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि भेदों से संबंधित किसी को कोई शंका है तो बिल्कुल पूछिए। समास के भेदों से संबंधित अगर किसी को कोई भी शंका है तो पूछ सकते हैं, शीघ्रता करें। जो भी हमें लाइव देख रहे हैं समास से संबंधित किसी को भी शंका है वो शीघ्रता से पूछ सकते हैं, बिल्कुल तुरंत बताएं। हरिप्रसाद शर्मा जी को नहीं है,
दोस्तों ये हम बहुत बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों। समास को भी हम जैसे हमने संधि पढ़ी है बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इजी आपके लिए बन जाएगा। अब तक जिनको समास से डर लगता है, मुझे पता है बहुत लोगों को समास संधि से डर लगता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ इस तरह से पढ़ते हैं कि दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। शानदार तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। सिलेबस भी दोस्तों हम लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल हमने क्या देखा है, समास का अर्थ, परिभाषा के बारे में चर्चा की और सामान्य रूप से इसके भेद जो बहुत विस्तृत हैं उनकी भी चर्चा दोस्तों हमने कर ली है। कल की क्लास में दोस्तों हम एक एक समास के भेदों को लेते जाएंगे और उनके रूप में उनके उदाहरण और उनकी जो और भी जो नियम उनसे बनते हैं उनकी चर्चा साथ के साथ में करते रहेंगे। बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जो विद्यार्थी नए देख रहे हैं वो बिल्कुल हमारी क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। लाइव हमारी बिल्कुल 11 से 12 प्रतिदिन चलती है। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दोस्तों को भी मुस्कुराते रहें जैसे आज आपने मुस्कुराया है सभी ने। बिल्कुल आगे की चर्चा मित्रों कल हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।